एनडीटीवी की लगभग 29% हिस्सेदारी अडानी ग्रुप ने खरीद ली है। खरीदने के लिए जो तरीका अपनाया गया उसे फिलहाल गलत कहा जा रहा है। मुमकिन है मामला कोर्ट में जाए। ऐसा होने पर फैसला किसके पक्ष में होगा इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। ये भी भारतीय न्याय व्यवस्था का अद्भुत विकास है कि हाई प्रोफाइल केस के फैसलों का आप अपने तौर पर अनुमान लगा लेते हैं। न्याय देने के मामलों में पारदर्शिता का ये भी एक स्टेज है जिसका बहुत से लोग सम्मान करते हैं और जिससे बहुत से लोगों को सम्मान मिलता है। एनडीटीवी बिक गया या बिक जाएगा, इन दोनों ही तरह की खबरों से सोशल मीडिया में अजीब सी प्रतिक्रिया हो रही है। कुछ लोग ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उनकी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा हो गया है, और इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे दुखी हो रहे हैं जैसे उनकी आखिरी उम्मीद का कत्ल कर दिया गया। दरअसल ये दोनों ही तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे समाज के बारे में बहुत कुछ कह रही हैं। खुश होने वाले वो लोग हैं जो हर हाल में सत्ताधारी दल के साथ खड़े हैं। इनकी नौकरी चली जाए, इलाज के बिना घर में किसी की मौत हो जाए, बच्चों के लिए शिक्षा इनकी औकात से बाहर हो जाए, लेकिन सत्ताधारी दल के प्रति इनका प्रेम या यूं कहें कि भक्ति में कोई कमी नहीं आने वाली है। इनके प्रेम का आधार ना तो कोई उपलब्धि है और ना ही कोई ऐसी उम्मीद जिसके पूरा होने पर इनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाएगा, बल्कि एक धार्मिक समुदाय के प्रति इनकी नफरत ही इस प्रेम का आधार है। ये बड़ी अजीब बात है कि प्रेम का आधार नफरत है। खैर, जो लोग एनडीटीवी बिकने से दुखी हैं उनके दुख का कारण जेन्युइन है। सूचना प्रसारण के सभी संसाधनों पर सत्ताधारी दल के समर्थक पूंजीपतियों का कब्जा है। एनडीटीवी और रवीश कुमार निष्पक्ष और जनपक्ष सूचना के स्रोत बने हुए थे। अब ये इकलौता स्रोत भी जनता के विरुद्ध सत्ता के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, जैसा कि दूसरे चैनल कर रहे हैं, या बंद हो जाएगा। लेकिन एनडीटीवी अपनी मौलिकता में तो अस्तित्व में नहीं रहेगा। हालांकि एनडीटीवी के अलावा रवीश कुमार खुद में एक ब्रांड बन चुके हैं और वो जब तक एनडीटीवी में हैं उनसे वाबस्ता उम्मीदें जिंदा रहेंगी। अडानी समूह आज इतना अमीर है कि वो चाहे तो देश के सारे मीडिया संस्थान खरीदकर उन्हें अपने गुणगान में लगा सकता है या बंद भी कर सकता है। इससे उसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देश की जनता एवं नागरिक के तौर पर क्या हमें ऐसे मीडिया संस्थानों की ज़रूरत है जिन पर सरकारों का कब्जा ना हो और जो जनता की भी सुने? इस सवाल पर मुझे यकीन है कि सबकी राय अलग अलग होंगी, लेकिन सूचनाओं के महत्व पर ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। अफसोस हमारे देश में अभी इस पर बहुत कम विचार हो रहा है, जबकि आपके मोबाइल में ऐसे कम से कम 20 एप्लीकेशन हैं जो आपकी सूचनाएं आपकी मर्ज़ी से हासिल कर रहे हैं और उन्हें अपनी मर्ज़ी से बेच रहे हैं। इन्हें कौन और कितनी कीमत में खरीद रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन इतना तो साफ है कि आज सूचनाओं का बहुत महत्व है। इनका इस्तेमाल किसी घातक हथियार से भी घातक हो सकता है और उसके उलट भी। सूचनाओं को ज्ञान निर्माण के एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इस टूल को भोथरा करके ज्ञान निर्माण के मार्ग को अवरुद्ध भी किया जा सकता है। यही नहीं, ज्ञान को अंधविश्वास में भी बदला जा सकता है। सूचनाओं को कब्जाने, उन्हें मनमाफिक ढालने और लक्षित लोगों तक पहुंचाने में आज पहले के किसी भी समय से बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। ये सूचनाओं का ही इस्तेमाल है कि आज पीले चेहरे, आक्रोश से भरे और मरियल से दिखने वाले हथियारबंद नौजवान धर्म मिटाने और धर्म बचाने निकले हैं, जबकि इनकी ज़रूरत एक आदत नौकरी और 2 वक्त का ढंग का खाना है। लेकिन ये रोटी और रोज़ी के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए अपने ही जैसे दूसरे धार्मिक समूह से लड़ते हैं और अमीर इन्हें बेखौफ लूटते रहते हैं। ये लूट इतनी व्यवस्थित है कि बैंकों का लगभग 38 अरब डॉलर एक राजदुलारे पूंजीपति के पास कर्ज के रूप में पहुंच जाता है और इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती। इतने रुपये से देश में एम्स जैसे लगभग 140 अस्पताल खोले जा सकते हैं। यही नहीं, पिछले लगभग 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में चला गया है। सूचनाओं के विभिन्न स्रोतों पर कब्जा इसीलिए जरूरी है कि राजसत्ता की मर्जी के बिना कोई सूचना आप तक ना पहुंचे। सूचनाओं से ही वो जनमत भी बनता है जो अपनी ज़रूरतों के आधार पर नहीं बल्कि धर्म और जाति के नाम पर उन्हें वोट देता है, जो हत्या, बलात्कार जैसे अपराधों में शामिल होते हैं। लेकिन ये विडंबना ही है कि आज महिलाएं ही बलात्कारियों का टीका लगाकर स्वागत कर रही हैं। रवीश कुमार के लिए फिक्रमंद लोग कह रहे हैं कि वो यूट्यूब पर आ जाएंगे और फिर लाखों लोग उन्हें सुनेंगे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है और इससे कम रवीश कुमार या उनके जैसे लोगों को रोजी रोटी का तो कोई संकट नहीं होगा। लेकिन यूट्यूब क्या मीडिया संस्थानों का विकल्प हो सकता है?
आप गौर कीजिएगा कि YouTube पर भी जो लोग बोलते हैं वो भी अपना कंटेंट किसी प्रिंट मीडिया की दी हुई सूचनाओं के आधार पर ही तैयार करते हैं। अधिकांश यूट्यूबर अमूमन अकेले काम करते हैं। एक वीडियो बनाने के लिए अक्सर पूरा एक दिन लग जाता है और अगर कंटेंट ज़्यादा शोध की मांग करे तो कई दिन भी लग सकता है। ऐसे में YouTube मीडिया संस्थानों का कितना मजबूत विकल्प है, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। प्रिंट मीडिया का तो पूरा कंसेप्ट ही यही है कि पत्रकार सूचनाओं पर काफ़ी शोध करके उन्हें प्रिंट के तल पर लाते हैं। इस तरह के मीडिया संस्थान पत्रकारों और दूसरे कर्मियों को तनख्वाह देते हैं, जिसका खर्च विज्ञापन से निकाला जाता है। लेकिन पिछले लगभग 40 सालों में सबसे तेज मार्का खबरों ने शोध के महत्व को नकारा है। इसी तरह विज्ञापन रिश्वत में बदल गया है और सूचनाओं की पवित्रता को भंग करने लगा है। ये सब तब हो रहा था जब सूचना संस्थानों पर सत्ताएं सीधे काबिज नहीं हो रही थी। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। राज सत्ता, पूंजी सत्ता और धर्म सत्ता ने मिलकर लूट की जो अंधेर गर्दी मचाई है, उसके लिए जरूरी है कि जनता तक व्यवस्थित एवं सकारात्मक सूचना ही पहुंचे। यह देश हित में है। देश हित से बड़ा कुछ भी नहीं है, ना लोकतंत्र, ना जनमत, ना न्याय और ना आज़ादी। देश हित में एनडीटीवी बिकेगा, देश हित में देश के तमाम संस्थान बिकेंगे, देश हित में पूंजीपतियों की मर्जी से हुकूमत होगी और देश हित में लोग एक दूसरे का गला भी काटेंगे। देश हित ही आज सर्वोपरि है। हाँ, कभी समय मिले तो ये जरूर सोचिएगा कि देश क्या है, इसी तरह हित किसका सध रहा है।